कौन से नजरिए से देखते हैं आप अमेरिका, ईरान और इजराइल की लड़ाई को? वैसे जैसे आप सोच रहे हैं, या फिर अयतुल्ला अली खामेनेई के शहीद होने से, या फिर वैसे इस लड़ाई को देखते हैं जैसे रिएक्शन में ईरान ने अमेरिका के F-35, F-16 और 4000 किलोमीटर उसके बेस पे मिसाइल भेज दिया। कहाँ से शुरू करो इस अमेरिका, इजराइल, ईरान की लड़ाई को? वहाँ से जहाँ से आप सोचते हैं, या फिर वहाँ से जहाँ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं? डोनाल्ड ट्रंप तो इस लड़ाई में आने से पहले चीख चीख कर कहा करते थे कि इस लड़ाई में हम जाकर महज 48 घंटे के अंदर रिजीम चेंज कर कर ईरान में एक नई सत्ता बनाएंगे, एक नई सरकार बनाएंगे। मगर जब इस लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप युवा हैं तो 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है और ना ही उस लड़ाई को जीत पाए हैं और ना ही ईरान का रिजीम चेंज करा पाए हैं। कैसी होती है लड़ाइयाँ? वैसी जैसी आप सोचते हैं, या फिर वैसी जैसी हार्मोज की रास्ते ब्लॉक है? आइए आपके लिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करेंगे, वहां से बताएंगे जहां पे आप सिर्फ इस एक वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पूरा नॉलेज हो जाएगा। तथा इस कहानी में हम रसिया, चाइना, इराक, इन सारे जगहों को लाएंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर कहानियां में धीरे धीरे से कैसे कंट्रियां जुड़ती गईं और धीरे धीरे से जो लड़ाई एक देश की लड़ाई थी वो लड़ाई पूरे दुनिया की लड़ाई बन सकती है। आइए आपके लिए कहानी को यूं शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है 1939 से। 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वार 2 चला था, जिसमें आपको पता होगा 2 पावर थी, एक तरफ एक्सिस पावर और दूसरी तरफ एलाइज पावर। इससे पहले आपको वर्ल्ड वार 1 के पीछे के बैकग्राउंड को भी समझना होगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, एक तरफ जो एक्सिस पावर थी उसमें थी अमेरिका, फ्रांस, रूस और भी न जाने उनकी साथी कंट्री। वहीं पे एलाइज पावर में कंट्री थी जो कि कंट्री थी जर्मनी, जापान और उनकी साथी कंट्री। और यहाँ पे कहानी का एक दूसरा पहलू शुरू होता है, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी के उस समय के नेता थे एडोल्फ हिटलर, और एडोल्फ हिटलर चाहते थे कि जर्मनी में नाजिज्म फैले और पूरी दुनिया में नाजिज्म फैले। इसी नाजिज्म के फैलाने के चक्कर में एडोल्फ हिटलर लोगों से कहा करते कि जूस जो होते हैं इन्हीं के चलते हम वर्ल्ड वार 1 को हारे। वर्ल्ड वार 1 हारने के बाद जर्मनी पे बहुत ज्यादा सेक्शन लगा दिया गया था, यानी वर्ल्ड वार 1 में जितने भी पैसे अमेरिका के खर्च हुए या उसके एलाइज कंट्रियों के खर्च हुए, उन सारे पैसों का बोझ जर्मनी पे डाल दिया गया और कहा गया कि जर्मनी आप ही को ये सारे पैसे चुकाने हैं, जिसके वजह से जर्मनी में बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए सामानों का, गैस बहुत महंगा हो गया, बिजली बहुत महंगी हो गई और लोग बहुत ज़्यादा नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट रहने लगे। यहीं से जर्मनी में एक नई पार्टी आती है, नाजी पार्टी, जिसका आगे चलकर नेता बनते हैं एडोल्फ हिटलर। और एडोल्फ हिटलर जर्मनी के लोगों को सपना दिखाया करते, बोला करते जब हमारी सरकार आएगी तो हम अमेरिका के हाथ की कठपुतली नहीं रहेंगे, हम अपने दम पे सारे सेक्शंस को हटा देंगे और हम अपना एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाएंगे। जब एडोल्फ हिटलर सत्ता में आते हैं तो इन्हीं सब बातों को इम्प्लीमेंट करने लगते और जिसके वजह से जूस लोगों को मारे जाने लगा। एडोल्फ हिटलर बोलते कि जूस लोग हैं, इन्हीं की वजह से हम वर्ल्ड वार 1 हारे हैं और इन्हीं लोगों की वजह से हमारे ऊपर इतने सेक्शन लगे हैं।
और जर्मन के असल लोग जर्मन के आर्यंस लोग हैं, जिसके वजह से बहुत सारे लोग मिलकर जूज लोगों के खिलाफ नरसंहार करने लगे और बहुत सारे जूज लोगों को मारा जाने लगा। इसी बीच शुरू होता है वर्ल्ड वार टू। फिर से एक बार जर्मनी, जापान और उसकी इलाइज कंट्री एक तरफ थी और वहीं पे दूसरी तरफ अमेरिका, यूएसएसआर, रसिया और उसकी इलाइज कंट्री एक तरफ थी। वर्ल्ड वार जब टू हो रहा था, इस बीच एक घटना होता है। घटना ये होता है कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर वेपन गिरा देता है, जिसके वजह से जापान गेम ये करता है कि उस समय के यूरोपियन कंट्री यानी ब्रिटेन, जर्मनी और भी जितने आयरलैंड, आइसलैंड, ये सारे स्विट्जरलैंड, ये सारे यूरोपियन जितने कंट्री थे, इन कंट्री को अमेरिका 1.3 बिलियन डॉलर का आर्थिक हेल्प करता है और कहता है आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करिए और आप अपने आप को डेवलप करिए और आप कैपिटलिस्ट कंट्री बन जाइए। जिसको देख ये कम्युनिस्ट कंट्री जो कि उस समय यूएसएसआर था, असहज हो गया। और इसी बीच अमेरिका 1945 में एक ग्रुप बनाता है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत अमेरिका का ये कहना था अगर दुनिया का कोई भी देश नाटो कंट्री पे हमला करता है तो वो हमला डायरेक्ट अमेरिका पे माना जाएगा और अमेरिका और जितने भी नाटो कंट्री है वो सारे मिलकर उस कंट्री से लड़ाई करेंगे। इसी बीच इसके दिखावे में बहुत सारे कम्युनिस्ट कंट्री डर गए थे। फिर वो बनाते हैं अपना वार्सो पैक्ट, जो कि 1955 में बनाते हैं और वो भी ऐसे ही रूल रखते हैं। धीरे धीरे से वक्त कटता गया और इन दोनों कंट्रियों के बीच में टसल बढ़ती गई। इस बीच बहुत सारे इनडायरेक्ट वार हुए, जिसे हम कोल्ड वार कहते हैं। जैसे जर्मनी 2 भागों में बट गया, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। कोरियन वार हुआ जहाँ पे कोरिया 2 भागों में बट गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जो कि आज भी आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है जो रसिया, चाइना इन सब के सपोर्ट में रहता है और साउथ कोरिया एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। वहीं पर देखा जाए तो वियतनाम वार हुआ जहाँ पे अमेरिका वियतनाम में 23 सालों तक वार किया। इन सारे घटनाओं को हम कोल्ड वार के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में आप सभी किताबों में जरूर पढ़ते होंगे। कोल्ड वार धीरे धीरे से चलता गया। उसके बाद वक्त आता है 1991। 1991 में यूएसएसआर जो कि सोवियत संघ था वो टूट जाता है और इससे 7 से भी ज़्यादा कंट्री निकलते हैं, जैसे यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे कंट्री निकलते हैं। और इन सारे कंट्री का जो एक हेड कंट्री था वो था रूस, और रसिया फिर से अपना कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर चलने लगता और अमेरिका दूसरी तरफ अपने कैपिटलिस्ट विचारधारा को लेकर चलने लगता। इसी बीच जब लड़ाई हुआ था वियतनाम वार और कोरियन वार, उस समय अमेरिका अपने डॉलर को डेवलप करने का कोशिश करने लगा और इसी डेवलप करने के चक्कर में 1974 में अमेरिका सऊदी अरबिया के पास जाता है और कहता है कि आप अपना जितना भी तेल का ट्रेड करेंगे उसको आप डॉलर में करिए। अगर आप अपने तेल के ट्रेड को डॉलर में करिएगा तो हम आपको बेस्ट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे। जिसके वजह से सऊदी अरबिया जो कि मिडिल ईस्ट का उस समय एक पावरफुल कंट्री था, सऊदी अरबिया अपना व्यापार डॉलर में करने लगा। उसके बाद उसके आस पड़ोस के जितने भी कंट्री थे वो भी सारे कंट्री अपना व्यापार डॉलर में करने लगे। धीरे धीरे से वक्त कटता गया और अमेरिका पावरफुल होने लगा। इस बीच 1979 में से पहले 1979 में एक क्रांति होता है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन। मगर यहाँ पे समझने वाली
एक और बात होगी कि 1979 से पहले ईरान में यूँ एक गवर्नमेंट थी शाह रज़ा पहलवी की। शाह रज़ा पहलवी जो कि ईरान के राजा थे, मगर अमेरिका के हाथ के हुए एक कठपुतली थी। इसी बीच 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, तो उस समय ईरान के उस समय के राजा शाह रज़ा पहलवी को हटाकर एक नया लीडर आते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया यूँ जानती है आयतुल्लाह खुमैनी के नाम से। आयतुल्लाह खुमैनी जब ईरान के सत्ता पे आते तो वे अमेरिका से सीधा कहते कि हम आपके डॉलर में अपने तेलों का व्यापार नहीं करेंगे, हम अपने रुपए में अपने तेलों का व्यापार करेंगे। यानी ईरान की जो करेंसी है, ईरान के उस समय के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा कि हम अपना करेंसी में अपना तेल का व्यापार करेंगे। इसी बीच ईरान और अमेरिका के बीच धीरे धीरे से दूरियां बढ़ने लगी। जो अमेरिका किसी ज़माने में ईरान का सबसे बड़ा साथी था, वहीं अमेरिका अब उसी ईरान का धीरे धीरे से दुश्मन बनने लगा। इसी बीच अमेरिका एक साजिश करता है। ईरान के बगल की कंट्री है इराक। इराक के उस समय प्राइम मिनिस्टर यानी प्रेसिडेंट हुआ करते थे सद्दाम हुसैन। अमेरिका सद्दाम हुसैन से कहता कि देखिए, आपके कंट्री में 53% शिया है और 46% सुन्नी, और आप जो गवर्नमेंट में जो सत्ता चला रहे हैं, आप एक सुन्नी हैं। आपके पड़ोसी में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो गया है और वहाँ पे शिया गवर्नमेंट आ गई है। अगर आपको सेफ रहना है तो आप ईरान से वार डिक्लेयर कर दें। इसी चढ़ावे में आकर सद्दाम हुसैन ने इराक ईरान वार छेड़ दिया, जो कि 7 सालों तक चला। इस वार में अमेरिका इराक का सबसे बड़ा सपोर्टर था। अमेरिका इराक को हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदूकें, गन, लड़ाके, सैनिक, बहुत सारे चीजें दिए, मगर इस लड़ाई का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जब इस लड़ाई का कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो उसके बाद सद्दाम हुसैन को ये एहसास हुआ कि इन्होंने हमारे ही लोगों के खिलाफ हमें खड़ा कर दिया है। फिर सद्दाम हुसैन एक दिन अमेरिका से कहते हैं कि हम आपके डॉलर में अपने तेल का व्यापार नहीं करेंगे, हम अपने करेंसी में यानी इराक के करेंसी में अपने तेल का व्यापार करेंगे, हम इराक के करेंसी को डेवलप करेंगे। जिससे अमेरिका फिर से बौखला गया। सद्दाम हुसैन इराक के इतिहास में वो शख्स थे जिन्होंने इराक में इतना डेवलपमेंट किया जितना डेवलपमेंट आज तक किसी ने नहीं किया। उसी सद्दाम हुसैन पे झूठा न्यूक्लियर वेपन का आरोप लगाकर अमेरिका उसी सद्दाम हुसैन को 30 दिसंबर 2003 को उसी इराक के गलियों में यूँ फांसी दे देता है। जिसके बाद बहुत सारे मिडिल ईस्ट के कंट्री डर डर के अमेरिका के राहों पर चलने लगे। फिर आयतुल्लाह खुमैनी के डेथ के बाद ईरान में एक नया लीडर बनते हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई। आयतुल्लाह अली खामेनेई भी आयतुल्लाह खुमैनी के राहों पर चलने लगे। वो भी अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं करते। इसी बीच 6 डे अरब इजराइल वार होता है और भी बहुत सारी घटनाएं होती है, और अमेरिका मिडिल ईस्ट के कंट्रियों पे अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इजराइल का इस्तेमाल किया करता है। फिर एक दिन धोखे से अमेरिका ईरान पे अटैक कर देता है और उस समय के उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को मार देता, और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं करता, बड़े बड़े नेताओं को मार दिया करता। मगर ईरान वो कंट्री था जो अमेरिका के सामने झुका नहीं, उसके सामने खड़ा होकर डट कर लड़ाई लड़ा। उस समय के अमेरिका के फेमस विमान यानी F-35 को यूँ मार कर गिरा देता है। जो F-35 को जब अमेरिका बनाया तो कहा ये विमान कभी नहीं गिर सकता और ये विमान किसी के रडार में भी नहीं आ सकता, मगर उस विमान को ईरान अपने एक कम दाम के मिसाइल से यूँ मार कर गिरा देता। और हार्मोज की जो सी रूट है जो महज
36 किलोमीटर लंबी है उसको बंद कर देता और कहता जिसको भी इधर से जहाज ले जानी है हमारे बगैर इजाज़त के आप नहीं ले जा सकते, जिससे अमेरिका पूरी तरह से बौखला जाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो सोचे थे कि ईरान एक वेनेजुएला है जहां पे हम जाएंगे और महज 12 घंटे के अंदर ही उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जैसे उठाकर अमेरिका लेकर आ गए थे वैसे लेकर आ जाएंगे, मगर यहाँ पे पासा उल्टा पड़ गया। ईरान जब अपना हमला दिखाया तो दुनिया के बड़े बड़े कंट्री भी यूं देखकर चौंक गए। इसी बीच ईरान ने अमेरिका के सामने एक शर्त रख दी। ईरान ने अमेरिका से ये बोला है अगर किसी भी कंट्री को हार्मोज से अपना सी ले जाना है तो अपना तेल का ट्रेड युआन में करेगा। युआन जो कि आज के दौर में चाइना की करेंसी है और चाइना आज अमेरिका को टक्कर देने के लिए खुद को बहुत डेवलप कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि आने वाली ये लड़ाई चाइना और अमेरिका के बीच होने वाली है? चाइना अमेरिका जो कि आने वाले अगले 10 साल में चाइना अपने आप को इतना डेवलप कर लेगा कि अमेरिका के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो सकता है। और इस बीच हम वीडियो के अगले हिस्से में चर्चा करेंगे कि आखिर गोल्ड और सिल्वर के प्राइस क्यों इतने हाई हो रहे हैं। आप हमें सब्सक्राइब करें।